हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है दोस्तों। और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अभी की नई वर्कबुक है ये। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हैं, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसमें अध्याय 3। इसमें अध्याय 1 और 2 मैंने पहले करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखिए, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज हम देखते हैं अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा है कि किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो आपको बी नंबर इसमें सही उत्तर लिखना है और यहाँ लिखेंगे आप स्थायी बंदोबस्त। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है। अब हम यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का क्या अर्थ होता था। तो महाल शब्द का अर्थ होता था दोस्तों ग्राम समूह, है ना, यानी गांव का जो समूह रहता है वो महाल कहलाता था। तो यहाँ पर आपको बी नंबर लिखना है, ग्राम समूह। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 में आपसे पूछा है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो ए नंबर सही उत्तर होगा, बंगाल और बिहार ये नील उत्पादन के मुख्य केंद्र थे। तो यहाँ पर आपको बंगाल और बिहार लिख देना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी, यानी 1 बीघा बराबर क्या होता था, 1/3 एकड़ होता था। यानी 1 एकड़ जैसे ये है तो उसका तीसरा भाग, है ना, ये 4 भाग हो गए, ये तीसरा भाग जो होता था ये 1 बीघा कहलाता था, है ना। यानी 4 बीघा मिलके 1 एकड़ बनते थे। तो इस प्रकार से ए नंबर सही उत्तर होगा आपका 1/3 एकड़। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तो यहाँ पर आप सही उत्तर डी नंबर लिखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके शासनकाल में यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था लागू हुई थी। तो प्रश्न 5 का आपको डी नंबर लिखना है बच्चों, और इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब आगे हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों, प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 6, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें ए नंबर में लिखा है, जमींदारों को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था में मालिक बना माना गया था। बी नंबर में है, होल्ट मैंकेजी द्वारा महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। सी नंबर में है, चंपारण आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, है ना, या नील की खेती के विरुद्ध ये चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों। अगला है, रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई थी। और अगला है, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 के उत्तर में लिखना है और ऐसे आपको उसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में लिखा है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, इसका मुख्य कारण कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार करना और अपनी सुविधा के लिए स्थानीय व्यापारियों पर दबाव डालना था। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों।
आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 आपसे यहाँ पूछा है कि कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कंपनी द्वारा सन 1973 में स्थायी बंदोबस्त इसीलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 8 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9वां। 9वां प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगा सॉरी लगान लिखना, यहाँ लगान है ना, लगा नहीं है, लगान है, लगान ना लिख लेना। लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भी भुखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। इसमें पूछा है अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों करते थे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसल पैदा करना था। इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी यूरोप में जो फसल की मांग होती थी वो यहाँ पर वही फसल उनसे उगवाते थे या वही फसल की खेती करवाते थे। आगे यहाँ प्रश्न 11 है कि नील का पौधा नील नील तथा वोड के पौधे में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि वोड का पौधा शीतोष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। दूसरा है नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता है, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 के उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे उसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है नील की खेती के मुख्य दो तरीके कौन कौन से थे? यानी किन किन दो तरीकों से नील की खेती होती थी? इसमें आप लिखेंगे कि नील की खेती के मुख्य दो तरीके निज और रैयती पद्धति है। कौन कौन सी? निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील उत्पादन करते थे, जबकि रैयती खेती में बागान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 के उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रश्न 13। इसमें पूछा है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्न कार्य करने लगे थे। जैसे जैसे नील के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा लिखना नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। और तीसरा लिखना भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 में लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न 14 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, बड़ा उत्तर है। इसमें लिखा है महालवारी, रैयतवारी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो यहाँ महालवारी में आप लिखेंगे कि इसके तहत गांव को राजस्व इकाई माना जाता था और गांव के मुखिया को राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इस व्यवस्था में किसानों को अधिक राजस्व देना पड़ता था। इसके बाद रैयतवारी में लिखेंगे कि इसके तहत किसानों को सीधे सरकार को राजस्व देना होता था। यह व्यवस्था किसानों के लिए थोड़ी बेहतर थी, लेकिन फिर भी उन्हें अधिक राजस्व देना पड़ता था। इस प्रकार से आप रैयतवारी में लिखेंगे। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त है। इसमें लिखना है कि इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और उन्हें एक
निश्चित राशि सरकार को देनी होती थी। जमींदारों को किसानों से अधिक राजस्व वसूलने की छूट थी, जिससे किसानों का शोषण होता था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना है बच्चों, और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना दोस्तों, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो मिलेगी, और जो भी चीज़ महत्वपूर्ण आती है, एनएमएमएस की वीडियो, आपकी ओलंपियाड की वीडियो, सारी वीडियो चैनल पे मिलते रहेगी। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ध्यान से करना। 15 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे प्रश्न 15 में, किसानों को नील की खेती करने में क्या क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि बागान मालिक किसानों को नील के लिए बहुत कम कीमत देते थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता था। किसानों को अक्सर अपनी सबसे उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, और नील की खेती मिट्टी को तेजी से बंजर कर देती थी, जिससे अन्य फसल उगाना मुश्किल होता था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 15 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों कि किसानों को ऐसी समस्याएं आ रही थी। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे पूछा है, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में जोर इसीलिए दिया क्योंकि इन फसलों को यूरोपीय बाजारों में बेचकर भारी मुनाफा कमाना और करों के माध्यम से राजस्व प्राप्त करना था। इससे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। भारतीय किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अक्सर अपनी फसलें कम कीमत पर बेचनी पड़ती और कर्ज के जाल में फंसना पड़ता था, जिससे गरीबी और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 16 के उत्तर में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 17 प्रश्न पूछा है यहाँ, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग अधिक क्यों थी। तो इसके उत्तर में आप लिखना औद्योगिकरण और कपास उत्पादन में वृद्धि के कारण। दूसरा लिखेंगे भारतीय नील अपनी उच्च गुणवत्ता और गहरे नीले रंग के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा लिखना यूरोप में उगाया जाने वाला वोड का पौधा गहरा नीला रंग नहीं दे पाता था। और चौथा लिखना अंग्रेज सस्ते दामों में नील खरीदकर यूरोपीय बाजारों में उसे महंगे दामों में बेचते थे। तो इस प्रकार से ये यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग इसलिए अधिक थी। तो ऐसा आपको प्रश्न 17 के उत्तर में लिखना है बच्चों। और प्रश्न 18 पूछा है आपसे कि नील का उत्पादन कैसे होता था, समझाइए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे नील का उत्पादन मुख्य रूप से नील के पौधे से किया जाता है। जब पौधा परिपक्व हो जाता है तो उसे काटा जाता है। इसके बाद उन्हें पानी के भरे कुंड में डुबाया जाता है। इसके बाद पानी से निकाल कर उन्हें सुखाया जाता है और ठोस नील प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 18 के उत्तर में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। और ये आपका अध्याय 3 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम अध्याय 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।